गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हर संडे को क्लास चलती है हमारी ऑब्जेक्टिव सेशंस की, और पिछले 5-6 दिनों से क्लास में नहीं ले रहा हूँ यूट्यूब पर से, बिकॉज हमारे पास कुछ टेक्निकल इशू आ गई है। तो आज मैं आपके सामने सेशन को ला रहा हूँ और उस सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। वो आपका पहला सेशन क्या है और वो सवाल क्या है। तो आज मैं सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके पास, जो 11th में हो या 12th में हो या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी क्यों नहीं कर रही हो, सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। खास तौर से तत्काल में भी रेलवे एनटीपीसी का मेंस एग्जाम है और ग्रुप डी की एग्जाम आने वाली है, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो मैं सबसे कहूंगा डोंट मिस दिस सेशंस, प्लीज सी अगेन, यानी कि इसे आप देखते रहिए, ठीक है। आप हमेशा से और जवाब देते रहिए। इसी के साथ आपके सामने आ जाता है पहला सवाल आपके बोर्ड पर। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एक फर्मी है, तो कुछ बच्चों का तकलीफ होता है हिंदी इंग्लिश, तो मैं क्या करता हूँ इंग्लिश में वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है एक फर्मी इक्वल टू क्या है, तो फर्मी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्मी एक मापन का पैमाना होता है जिसमें एक फर्मी 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है एक फर्मी बराबर। लेकिन ऑप्शन सारे देखिए तो आपको पता चलेगा कि 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, माइनस 12 सेंटीमीटर। तो यहीं से आपका दिक्कत हो जाएगा सर, चूंकि हम तो याद किए हैं आपको मीटर और आंसर दिया गया सेंटीमीटर में। तो कुछ बच्चा लोग जवाब से फटाक से बी मार दिया है, तो मेरे दोस्त बी में मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, अर्थात इसको उलट दीजिएगा तो बन जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। यानी 2 कम गया, तो 2 कम गया तो इसको मीटर को भी 2 कमाना होगा हमको, तो कमाना होगा तो यानी कि 2 का डिफरेंस तो ये बन जाएगा 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, माइनस 13 सेंटीमीटर। अब आप समझ चुके होंगे कि फर्मी बराबर क्या हुआ, एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। मीटर में बात करते हैं तो माइनस 15 मीटर, सेंटीमीटर में है तो माइनस 13 सेंटीमीटर। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। देखिए मैंने टिक मार दिया है आपके बोर्ड पे, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन है वहां मैंने टिक मार दिया है। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आइए। अगर बात रहता पिको की तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। अगर बात रहता नैनो की तो नैनो का मतलब 10 के पावर माइनस 9 मीटर रहता है, ठीक है। चलिए एंगस्ट्रम की बात रहता तो एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। ये सब चीज याद रखेंगे। और 9 है तो उसके पहले होता है 10 के पावर माइनस 2, ये माइक्रो होता है। क्या होता है? माइक्रोमीटर, ठीक है। पॉइंट को जरा आप समझते चलिए, उतना ही से क्वेश्चंस आपको क्लियर होते चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम दूसरा सवाल की ओर आ जाते हैं और सवाल नंबर 2 आपके पास आ चुका है। एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर, अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है। तो देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ ही है, एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 12। आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। और इसका तो आंसर हो गया भैया डी। 2 नंबर सवाल का आंसर क्या चल जाएगा? डी नंबर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक चीज और मैं समझाने जा रहा हूं कि किसी भी तत्व का जो नाभिक होता है उसका रेडियस फर्मी में होता है। नाभिक का रेडियस किस चीज में नापा जाता है? फर्मी में। लेकिन एटम का जो रेडियस नापा जाता है वो एंगस्ट्रम में नापा जाता है। यानी एक एटम का रेडियस किस में रहेगा? एंगस्ट्रम में। और नाभिक का क्या रहेगा आपका रेडियस? फर्मी में, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और आप दीजिए जवाब, तब तक हम करते हैं अपने बोर्ड को थोड़ा सा शार्प, ठीक है। चलिए रिलेटेड क्वेश्चंस जितना भी बनते जाएगा सबको करेंगे हम लोग शार्प, क्योंकि धीरे धीरे आपके साथ करते रहना है सवालों का तगड़ा तगड़ी समाधान, ठीक है। एक वायुमंडल होता है, तो पहले वायुमंडल का मतलब समझिए 1 एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें एक ही चीज समझना है कि वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। तो यहाँ पर अब समझ लीजिए कि दाब यानी कि प्रेशर होता है। तो मेरे दोस्त ये भी समझना है भाई कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है?
तो याद रखो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। डिफिनीशन यदि पूछ दिया जाए फोर्स पर यूनिट एरिया, रिलेटेड वर्ड में आते हैं। फोर्स का ऐसा है मात्रक न्यूटन, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर। ऑप्शन चेक कीजिए, सी नंबर में केवल एनएम है, स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन आपका खत्म हो गया। और जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो ये बन जाता है पीए, पीए का मतलब होता है पास्कल, पीए का मतलब होता है पास्कल, ठीक है, जो द्रव में दाब का ऐसा मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं, तो एक वायुमंडलीय बराबर 101.325 केल्विन के पास्कल होता है पीए, ये एक वायुमंडलीय प्रेशर बराबर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन का जवाब क्या चल जाएगा, 1 नंबर, 3 का 1। देखिए 1 नंबर और 2 नंबर देखने में आपको सेम लग रहा है, लेकिन उसमें दशमलव का अंतर है, इसमें 101 है और इसमें आपका 1013, ठीक है, दिख रहा होगा 1013, ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 4, दाब की इकाई किसके समान होती है। तो भैया दाब का इकाई तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर होता है दाब का इकाई। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो इसको बनाने का एकमात्र तरीका होता है डायमेंशन मेथड। तो डायमेंशन मेथड क्या है, तो उसका हम बीमा ज्ञात करेंगे। जो लोग 11th का स्टूडेंट है ये नहीं समझिएगा कि आप तो कभी पढ़वे नहीं किए हैं दाव, तो टेंशन लीजिए यहाँ पे नहीं, आप धीरे धीरे देखिए। यूनिट और डायमेंशन वाला वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन हमने कर दिया है, ठीक है, वहां से जाइए और उसको फटाक से देखिए, ठीक है। डायमेंशन आपको समझ में आ जाएगा कि किसको कहते हैं यूनिट और डायमेंशन। तो यहाँ पे समझिए दाब का जो दाब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन की बीमा mLT इनवर्स 2 और मीटर का होता है L स्क्वायर, अर्थात एक L से एक L कट जाएगा, ml-1 और T-2, ठीक है। ऑप्शन को चेक कीजिए, पहला ऊर्जा है, बल है, प्रति इकाई आयतन ऊर्जा है। तो आप सी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, प्रति इकाई आयतन और ऊपर में ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है जूल, ऊर्जा का मतलब जूल, समझिएगा हम बताते हैं। जूल होता है एसआई मात्रक और आयतन का होता है मीटर के क्यू। याद रखिएगा जब भी पूछा जाए आपसे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है, न्यूटन मीटर, और ये हो गया मीटर क्यू। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर क्या होगा, कटेगा, तो बचेगा कितना, मीटर के स्क्वायर। और यहाँ एरिया का भी मतलब मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी वहां पर गलती लिखा गया था, एरिया का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, वी हैव दैट, सॉरी, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा। अब यहाँ से भी चेक कीजिए, दोनों का सेम टू सेम मैच कर रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे भी न्यूटन मीटर के स्क्वायर। तो डायमेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका भी डायमेंशन निकालेंगे तो दोनों का क्या होगा, सेम टू सेम होगा। तो जब डायमेंशन सेम, यूनिट सेम, तो डायमेंशन सेम तो यूनिट भी सेम हो गया। आपका आंसर कौन चलेगा, सी नंबर, आंसर क्या चलेगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो फटाक से जाइए टेलीग्राम पर और विजय सर बिहार सिर्फ लिखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले एक बार खुद से सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, प्रैक्टिस भी करना चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस ओनली सॉल्यूशन, ये मैं समझता हूँ दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ रहता है ज्वाइन टेलीग्राम विजय सर बिहार सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट, और ये आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, आप दीजिए जवाब, तब तक हम करते हैं बोर्ड को अपना साफ। तो भाई मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है उपसर्ग 10 के पावर 18 समकक्ष है, तो 10 के पावर 18 किसका होता है। ऑप्शन 1 नंबर है गीगा, 2 नंबर नैनो, सी नंबर मेगा, डी नंबर एक्सा, डी नंबर एक्सा। तो याद रखिएगा एक्सा, एक्सा का ही होता है 10 के पावर 18 एक्सा, ठीक है। पीटा, पीटा का होता है 10 के पावर 15, टेरा, टेरा का होता है 10 के पावर
18 के बाद 15, 15 के बाद 13, 13 नहीं 12 होगा, 13, ठीक है। 13 होता है 10 के पावर आपका 15। फिर गीगा की बात करेंगे तो गीगा होता है 10 के पावर आपका 9, ठीक है। मेगा की बात करते हैं तो 10 के पावर होता है 6, मेगा होता है 10 के पावर 6। हाँ ठीक है। एक्सा 10 के पावर 18, पीटा 10 के पावर 15, टेरा 10 के पावर 15, 9 12, जीगा 10 के पावर 9 और मेगा 10 के पावर 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 10 के पावर 18, तो 18 का क्या हो गया एक्सा, एक्सा। अगर सवाल यहाँ पर आता कि 10 के पावर -18 क्या रहता, तो जब -18 रहता तो होता ऑटो, क्या होता ऑटो, ठीक है। एटोमीटर, ATTO एटो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब, तो इसका जो आंसर होगा एक्सा, क्या होगा आंसर एक्सा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ आ गया आपके 6 नंबर सवाल। तब तक आप दीजिए जवाब और हम करते हैं बोर्ड को अपना साफ। देखिए सार्थक संख्या, अब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया सार्थक संख्या कैसे, तो सबसे पहले सार्थक संख्या आपको पता होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है वीडियोस का। आप बताइए कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, आपको ये बताना है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर। इसका सार्थक अंक बताना है कि आपका कौन सा होगा सार्थक अंक, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, सार्थक अंक उसको कहते हैं जिसमें नन जीरो संख्या रहता है। नन जीरो तो उसका टोटल होता है, तो इसमें नन जीरो तीनों है, 1 2 और 3, तो ये हो गया 3। इसमें दशमलव है तो दशमलव के दाईं तरफ अगर जीरो रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बाईं तरफ वाला 161 3 गो, और यहाँ भी यहाँ तक छूटेगा तो बचा कौन 161 3 गो, तो इसका सार्थक अंक सबका क्या हो गया 3 गो। सार्थक अंकों की संख्या 3, तो आपका आंसर हो गया 6 का बी नंबर, 6 का बी। सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो भौतिक राशि को न्यूनतम मान आधारित व्यक्त करने वाला अंक ही सार्थक अंक कहलाता है। विशेष जानकारी के लिए यानी विशेष एनालिसिस करनी है, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, आप जाइए वहां से तुरंत सार्थक अंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट में आइए, 7 नंबर सवाल भी सार्थक अंक ही है बालक, 7 नंबर सवाल भी सार्थक अंक है। तो लिख देते हैं क्वेश्चन, 0.0051 में सार्थक अंक कितना है। तो अभी क्या बताएं, अगर दशमलवांश है तो अगर बाईं तरफ अगर कोई नन जीरो संख्या नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, गिनती किसका होगा केवल और केवल 51 का। तो गिनती कीजिए, एगो एगो कै गो 2 गो, तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया 2। सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया 2, ठीक है। चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सॉरी 8 नहीं 9 है, 8 नंबर मिस हो गया होगा तो 9 ही समझिए। घनत्व में अंतर किसका आधार है, घनत्व में अंतर का किसका आधार है। तो भाई मेरे जब घनत्व होता है क्या, तो घनत्व बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट क्या होता है वॉल्यूम, और मास कभी चेंज नहीं होता है, जब भी चेंज होता है तो वेट चेंज होता है। वो कैसे, चूंकि हर जगह मास सेम रह सकता है लेकिन वेट सेम नहीं हो सकता है, और वेट के लिए होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर भी गुरुत्वीय पृथक्करण ही कारण होगा, गुरुत्वीय पृथक्करण। ऑप्शन नंबर सी टिक मार दिया। घनत्व में अंतर किसको आधार माना गया है, तो गुरुत्वीय पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग होना। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो फटाक से कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा टाइम इधर उधर का बात करने में व्यक्त नहीं करूंगा, केवल और केवल पॉइंट पर ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 10, क्वेश्चन नंबर आइए 10।
दीजिए जवाब जब तक हम करते हैं बोर्ड को साफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है कि पृथ्वी पर जीवन है? अरे भैया, कौन सा तत्व है जो बताता है कि जीवन है? तो चारों ऑप्शन देखने पर लगता है कि चारों है, लेकिन बताएगा सही जवाब जो होगा वो कार्बन होगा। सही जवाब जो होगा वो कार्बन होगा। आप कह सकते हैं सर कार्बन क्यों? जीने के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है। तो मेरे बात सुनिए, केवल हम ही जिएंगे, पेड़ पौधा नहीं जीता है। पेड़ पौधा के तो सारे जीवन चलता है, तो पेड़ पौधा में क्या है? प्रचुर मात्रा में कार्बन जरूरत है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा दो ही घटके हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो जैविक घटक अजैविक घटक में मुख्य रूप से जो कॉमन पॉइंट है वो आपका क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर चलेगा सी, 10 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 11 नंबर सवाल सर। 11 नंबर सवाल देखिए, यौगिक जिसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए साधारण नमक के रूप में बनाया जाता है। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसका पूछ रहा है। सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन तो क्लोराइड का कोई दे नहीं रहा है, तो इसमें सोडियम आयोडाइड चलेगा। जब क्लोराइड नहीं दे रहा है तो सोडियम आयोडाइड। अगर ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड रहता तो मारते, नहीं है तो सोडियम आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें टिक भी मार देते हैं, सोडियम आयोडाइड। नेक्स्ट में आइए, 12 नंबर सवाल देखिए, फटाक से आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोई कमी नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कोई कमी नहीं होना चाहिए आपका जवाब में। ठीक है, आपको ये नहीं समझना है कि वक्त मैं रोज लाइव नहीं आता हूं तो आपका मैं साथ छोड़ दिया हूं। ठीक है, ये पल आज है और कल भी रहेगा और आने वाला साथ भी रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमारी हर रात 8 बजे से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट में, निम्न में से किसमें केवल एक ही तत्व है? तो केवल एक ही तत्व यानी कि वो शुद्ध पदार्थ, यानी कि वो क्या रहेगा? शुद्ध पदार्थ रहेगा। तब ना खोज रहा है केवल एक ही तत्व, केवल एक ही तत्व। तो जैसे सबसे पहला नंबर संगमरमर, तो संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान की गिनती में आता है। किसकी चट्टान में? रूपांतरित चट्टान में आता है गिनती। हीरा आपका शुद्धतम कार्बन होता है। हीरा कौन सी होता है? शुद्धतम कार्बन होता है। कौन? हीरा। तो आपका आंसर यही वाला बन जाएगा। हीरा जो है रहता है एक ही तत्व रहता है, बाकी सब कुछ नहीं। आपका आंसर हो गया बी नंबर। कितना नंबर? बी नंबर। कांच आपका मिक्स, बालू रेत भी आपका मिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब, निम्नलिखित ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो भैया सर्वाधिक संख्या धातु के, सर्वाधिक संख्या किसकी रहेगी? धातु की। ठीक है ना, ये होगा 13 नंबर का जवाब, धातु के। अगर पूछ देता है उप धातु कै गो होता है, तो इसका जवाब होगा 7 गो। धातु कै गो होता है, तो इसका जवाब होता है 21 गो, सॉरी 20 गो। और पूछ देगा धातु कै गो है, तो 91 गो। 91 20 7, 91 20 और 7, 91 20 और 7। ठीक है, नेक्स्ट, चौदह नंबर सवाल आपके पास आ गया सर। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है ये बताना है। तो हीरा तत्व है, ग्रेफाइट भी तत्व है, ओजोन भी है, सिलिका आपका तत्व नहीं होगा। 14 के, 14 का जो जवाब होगा वो सिलिका जवाब नहीं होगा। समय मैं नहीं लूंगा दोस्त, ठीक है, बिल्कुल कम से कम समय में ही होगा क्लास। सिलिका आपको क्या है? तत्व नहीं है बल्कि मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट, जिंक क्लोराइड और जिंक लेड क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। 15 नंबर सवाल, मिश्रण किया जाता है जिंक क्लोराइड और PbCl2। इसका मतलब अब दोनों Cl2 BCl2 UaCl2। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएजेंट में देखते हैं कि कौन कौन है शामिल। तो एक में पता चला कि फास्फोरस और एक में पता चला कि जिंक। ठीक है, तो इसको कैसे अलग करते हैं? तो क्रिस्टलीकरण द्वारा इसको अलग करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन द्वारा सल्फर को लोहे से जब अलग किया जाएगा तो क्रिस्टलीकरण द्वारा।
क्रिस्टलीकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट छठा, मेथिल एल्कोहल तथा एसीटोन का मिश्रण किस विधि से पृथक किया जा सकता है? मेथिल अल्कोहल तथा एसीटोन का मिश्रण किस क्रियाविधि से पृथक किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करूंगा। प्रभाजी आसवन, इसका सही आंसर जो होगा बी नंबर, प्रभाजी आसवन। इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस आज नहीं करूंगा, जब विशेष टॉपिक पढ़ूंगे हम लोग पढ़ेंगे इसका, तब अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। क्योंकि जो चीज़ें आपको बताई नहीं गई वो चीज़ें अगर क्वेश्चन में आ जाएगी तो दिक्कत। जैसे सार्थक नंबर, तो सार्थक नंबर का थ्योरी छोटा है, उसका बनाया हुआ पढ़ाया हुआ भी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। ठीक है।